So a very good morning, students. We are ready with a new class today. Today we are doing chapter 4th, Lost Spring of Your Rainbow Books. This is the 4th chapter and इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में जो सोशल इश्यूज है, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग क्या होती है, एक सीज़न का नाम होता है स्प्रिंग एंड आई थिंक द बेस्ट सीज़न है जब हर तरफ फूल खिलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि फूल एक्चुअली में किसको कहा गया है, चाइल्डहुड को कहा गया है। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस्ट चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज़ को रिलेट किया गया है जिसके अंदर दो थीम्स उठाई गई हैं, सोशल टॉपिक्स उठाए गए हैं, एक पॉवर्टी का और एक जो है चाइल्ड लेबर का। ये दो मतलब जो ऐसे दो मेन मुद्दे हैं जो आज हम हैं उनको इन चैप्टर्स के अंदर उठाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है कि बच्चे के पास क्योंकि अवसरों की कमी हो जाती है, दे लैक रिसोर्सेज, और उसकी वजह से उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, स्टिल दे हैव बिग ड्रीम्स इन देयर आइज। तो वी स्टार्ट विद द चैप्टर, प्लीज बी अटेंटिव। The chapter starts saying, "Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this?" I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their field and homes. His mother tells him that is why they left looking for gold in big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो ये जो ऑथर है अनीस जंग, वो मतलब अक्सर जब वो कभी बाहर जाती थी तो उसको कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कचरा उठाने वाले, कचरा बीनने वाले बच्चे, वो अक्सर उसको मिला करते थे ना, उसके सामने उनको कोई टकरा जाते होंगे, दिख जाते होंगे। तो एक दिन वो उनसे वैसे ही पूछ लेती है कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब, उसमें से एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब, और वो साहिब से पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो तुम। तो अब वो थोड़ा सा उनके बारे में बता रही है, उन बच्चों के बारे में, कि वो जो बच्चे हैं वो उसके पड़ोस के अंदर जो है गार्बेज के अंदर, कचरे के अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पहले कहाँ रहते हैं, ढाका के अंदर रह रहे होते हैं, लेकिन अब उनका जो घर है वो उनके लिए सिर्फ एक याद बन के रह गया है, क्योंकि अब वो वहाँ नहीं है और वहाँ पर उनके घर वगैरह भी जो है वो सिर्फ उनकी मेमोरीज़ के अंदर ही रह गए हैं। उसकी जो मदर है वो उसको बताती हैं कि उनके जो घर है वो कोई तूफ़ान आया, कोई स्ट्रॉम आया जिसके अंदर उनके जो घर है वो बर्बाद हो गए हैं, और वो यहाँ पर सोने की तलाश में, सोने का मतलब एक लाइवलीहुड मान सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, कुछ भी मतलब उनको 2 वक्त की जो रोटी मिल जाती है वही उनके लिए गोल्ड है। सोने की तलाश के अंदर वो उन बड़े शहरों में आए जहाँ वो अभी रहते हैं। और प्लस अब वो साहिब उसको जवाब दे रहा है, जो हमारी ऑथर है उसको ये जवाब दे रहा है कि क्योंकि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम ये क्यों करते हो, क्यों तुम कचरा ढूंढते रहते हो। कह रहा है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। अब वो जो ऑथर है वो उसको सजेशन दे रही है कि तुम स्कूल जाया करो ना, और उसने तो एकदम ऐसे मजाक में ऐसे कह दिया, उसने इतना सीरियसली नहीं लिया था कि इस बात का इस बच्चे पे क्या असर होगा। तो वो बच्चा क्या जवाब दे रहा है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। वो कह रहा है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जिस दिन बन जाएगा उस दिन मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। और उसने ऐसा मजाक करते हुए कहा कि अच्छा अगर मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो एकदम खुशी से, बहुत खुश होते हुए और सीरियस कि हाँ बिल्कुल। आफ्टर फ्यू डेज आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। और कुछ दिन के बाद वो वापस उसके पास भाग के आ रहा है और वो बोल रहा है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, बन गया, मतलब ही वॉज सो एक्साइटेड फॉर द स्कूल। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक पन है, एक सटायर है कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम झूठे दिलासे देते रहते हैं, झूठे दिलासे देते रहते हैं, और वो उस उम्मीद के अंदर, उस होप के अंदर दे स्पेंड ऑल देयर लाइव्स वेटिंग फॉर गुड डेज टू कम, विच एक्चुअली नेवर come because everything was said just for saying it, nothing was, जैसे कि ऑथर ने उसको प्रॉमिस किया कि अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो उसका कहीं पे प्लान नहीं था कि वो स्कूल बनाएगी, मे बी उसके पास बजट था नहीं था, दैट्स ऑल डिफरेंट मैटर्स, लेकिन उसने तो सिर्फ कहने के लिए कह दिया था। लेकिन वो दूसरे सामने वाले के आदमी पे कहाँ जाके ऐसा करता है। तो बहुत सी गरीब जनता है जो एक सटायर ही हमारे नेताओं वगैरह के ऊपर, जिनकी बातों के अंदर आके और हम उसी के अंदर रह जाते हैं। ओके।
It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of this bleak world. अब वो कह रही है कि मेरे को थोड़ा सा ऐसी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैं कर क्या सकती थी, मैं बैठ गई। मतलब मुझे थोड़ा गिल्टी फील हुआ, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे प्रोमिसेस तो इस वर्ल्ड के अंदर, अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड है ऐसे झूठे प्रोमिसेस लोगों का बनाना। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम इज हिज नेम। अब काफ़ी दिन हो गए थे उनको आपस में मिलते जुलते बातचीत करते हुए, तो एक दिन शी डिसाइड्स टू आस्क हिज नेम। ही सेज माई नेम इज़ साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? He announces he does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have hard time believing it, unaware of what his name represents. He roams in the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. अब कुछ उसकी जब जानकारी होगी तो उससे नाम पूछते हैं, वो बोलता है साहिब आलम। और वो ऑथर अपने मन में सोच रहे कि अगर इस बच्चे को अपने नाम का मतलब पता हो तो उसको कितना बुरा, मतलब वो कैसे विश्वास नहीं कर पाएगा कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है? इस पूरे जहान का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक है ना। और उसके पास पहनने के लिए चप्पल ही नहीं है, वो काहे का मालिक। वो कह रहे हैं जैसे सुबह चिड़ियाँ आती है चहचहाती हुई, वैसे ये बच्चे जो शोर मचाते हुए सुबह आते हैं और शाम होते होते ही गायब हो जाते हैं। और क्योंकि रेगुलर ऐसे इनका मिलना जुलना था, तो जो ऑथर है वो उनको बाय फेस या बाय नेम सबको जानने लग गई थी। और उनमें से किसी के पास भी चप्पल वो नहीं पहनते थे, जब बेयर फुटेड रहते थे। अब उसका रीज़न एक दिन ऑथर ही उनसे पूछ रही है, वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही आंसर सिंपली। तो एक ऑथर ने पूछा कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो उसने इतना ब्यूटीफुली आंसर दे रहा है, छोटा सा बच्चा है, कि मेरी मम्मी जब हम ढाका से आए थे तब लाना भूल गई थी, वो शेल्फ पर पड़ी रह गई, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अब दूसरा बोल रहा है कि अगर इसकी मम्मी लेके आ जाती ना तो भी ये फेंक देता। अब क्यों फेंक देता? एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says the third boy, who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village routes. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. ठीक है, तो अब जब उससे पूछा गया कि तूने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, तो एक ने तो कहा इसकी, वो उसने खुद ने तो कहा मेरी मम्मी लाई नहीं। दूसरा कह रहा है कि अगर इसकी मम्मी लाती तो भी ये नहीं पहनता। और उसने क्या, उसने जूते पहन रखे हैं जो कि अलग अलग जूते हैं, है ना। दो शूज़ दे नॉट मैचिंग उसने पहन रखे हैं। और क्योंकि उन सब बच्चे में उसने जूते पहन रखे हैं तो वो बहुत प्राउड फील करा कि उसके पास तो जूते हैं। वो बोल रहा है क्योंकि इतने, दूसरा कह रहा है मुझे शूज़ चाहिए। अब उस बच्चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक जोड़ी जूते भी ओन नहीं करे, उसके पास एक जोड़ी जूते भी नहीं है। और उन्हीं में से एक कह रहा है कि नहीं, हमारा ट्रेडिशन है कि हम नंगे पैर ही चलते हैं। तो जो ऑथर है वो सोचने पे मजबूर है कि क्या क्या बहाने हैं इन बच्चों के पास, लेकिन अंततः कर क्या रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे शोइंग? दे ऑल आर ट्राइंग टू हाइड देयर पॉवर्टी, है ना, एक गरीबी को छुपाने का। और ये क्या दर्शा रहा है? ये गरीबी ही दर्शा रही है। हम अपने मन को कैसे भी बहला सकते हैं। I remember a story of a man from Udupi once told me as a young boy who would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of desolation. In the backward where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. तो यहाँ पे उसको अपने एक फ्रेंड की बात याद आ रही है। उसका फ्रेंड बता रहा है बहुत पहले जब कभी वो उडुपी के अंदर रहा करते थे तो वो उसके पास जूते नहीं हुआ करते थे। और उसके जो फादर है वो एक मंदिर के अंदर एक पंडिताई का काम करते थे। और वो हमेशा, हमारे पास मांगने के लिए बहुत कुछ होता है ना, हम बहुत कुछ मांगते हैं, हम तो पता नहीं कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें मांगते हैं, लेकिन उस बच्चे ने हमेशा अपने लिए एक जोड़ी जूते ही मांगा। और उसने हमेशा ये मांगा कि मैं कभी भी उन जूतों को नहीं खूँगा, मतलब मैं उनको इतना संभाल के रखूँगा, प्लीज़ ईश्वर मुझे एक जोड़ी जूते तो दिला दो। उसकी ये प्रेयर हुआ करती थी।
30 साल बाद जब वो वापस वो ऑथर कहीं वहाँ गई होगी तो वो मंदिर तो ऑब्वियस एक डेजोलेशन की स्टेट में था। उसके पीछे एक नया जो वहाँ का प्रीस्ट था वो रहता था, उसका बच्चा स्कूल से आया और उसने अपने जूते निकाल के वहाँ पे रखे हैं। तो वो उस चीज़ को देख के कह रही है कि उस बच्चे की प्रार्थना स्वीकार हुई, उसके लिए नहीं लेकिन बाकी बच्चों को, जो दूसरे जो प्रीस्ट के बच्चे उनको मिल गए, जूते मिल गए, लेकिन हमारे एरिया के रैग पिकर्स के पास आज भी जूते नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness, it still is, but it is no longer empty. In running water, in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than aching stomachs. We would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris. When I asked them, they left their beautiful land of green fields and rivers. Wherever they find food, they pitch their tents. That became a transist home. Children grow up in them, become partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is leaking roof. But for a child, it is even more. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं उन बच्चों के साथ जानकारी करते करते वो उनके बारे में जानने लगी कि वो कहाँ रहते हैं। तो उसको पता चला कि वो बच्चे सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी, अब यहाँ पे एक जो लाइन है, बहुत गहरी बात जो ऑथर हमसे कहना चाह रही है, वो कह रही है कि सीमापुरी ऐसे तो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर ही है ना, दिल्ली से एकदम ऐसे सटा हुआ या टच में ही है, लेकिन वैसे बहुत दूर है। अब बहुत दूर का मतलब क्या कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, हर तरह का सुख सुविधा, हर चीज़ वहाँ पर है, लेकिन सीमापुरी में कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तक वो एकदम ऐसे जंगल और होता है ना कचरा जहाँ पे ले जाके डाल दिया जाता है, पूरे शहर का पानी वहाँ जाकर डंप हो जाता है, गंदा पानी, गंदे पानी के नाले, ऐसी एक जगह थी जहाँ पर क्योंकि 1971 के अंदर बांग्लादेश के अंदर कोई स्टॉर्म होगा तो वहाँ के जो बहुत से लोग हैं वो बेघर हो गए, तो वो सिर्फ खाने की तलाश में वहाँ पर आए। और वहाँ पर आज भी उनके पास ना तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही वहाँ पे रेगुलर वाटर सप्लाई आती है, ना ही उनके पास घर है। किसी ने मिट्टी की दीवारें बना ली, ऊपर टेन या फटा हुआ जो तिरपाल होता है उनकी दीवारें, उनसे उन्होंने अपने घर बना रखे हैं। बस सुबह का खाना मिल जाता तो उनको ये भी नहीं पता होता कि शाम का मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उनके आज तक उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बस वोटर आईडीज़ के अंदर अब मतलब राशन कार्ड उनको मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा बहुत जो सरकार जो गेहूँ चना खाने के लिए देती है, और उनका जो मेन मकसद है वो सिर्फ क्या रह गया है कि उनका पेट भर जाए, कि कम से कम जो उनके बच्चे हैं वो भूखे पेट ना सोएं। बच्चे वहीं हो रहे हैं, बच्चे उठते, मतलब वो जो ऑथर है वो एक औरत से बात भी कर रही है कि तुमने जिसकी फटी हुई सी साड़ी पहन रखी है, मतलब उनके पास ना पहनने के लिए ना खाने के लिए, और जो बच्चे हैं वो भी थोड़े थोड़े अपने पेरेंट्स के जो उनके सर्वाइवल के अंदर हिस्सेदार बन जाते हैं ना, रैग पिकिंग करके, कभी किसी को 1-2 रुपया मिल जाता है ऐसा करके, और उनका जो घर है वो चलते हैं। और वो कह रहे हैं कि सब एक उनके लिए मतलब वही मकान है, वही उनका सब कुछ, और बच्चों के लिए तो वो बहुत कुछ है ना। हमारे लिए जो हमारा घर होता है वो चाहे कैसा भी हो, घर घर होता है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to the parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. अब बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि कभी मेरे को इसमें 1 रुपये मिल जाता है, कभी मुझे इसमें 10 रुपये भी मिल जाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या है, वो रैप्ड वंडर है ना, सरप्राइज गिफ्ट्स हैं कि इसके अंदर से मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। हमारे लिए वो कचरा है, उनके लिए वो वंडर्स है, और उनके पेरेंट्स के लिए वो सिर्फ उनका एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। उसके अंदर से उन्हें कभी कुछ खाने का मिल जाता है, कभी कुछ लो प्लास्टिक मिल जाता है, जिसे वो बेच के अपना घर चला लेते हैं। तो दैट्स इट।
One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. अब एक दिन सर्दियों में साहिब को देखा इसने सुबह कि वो एक गेट के बाहर खड़ा है और गेट के अंदर जो है दो जने जो हैं वाइट कलर के कपड़े पहन के टेबल टेनिस खेल रहे हैं और वो मन मन में बोल रहा है कि मुझे भी ये गेम बहुत पसंद है और वो ये एडमिट कर रहा है कि मैं बहुत बार इस घर के अंदर चला जाता हूँ, जो गेट कीपर है वो मुझे जाने देता है और मैं झूला झूल के आ जाता हूँ. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they had discarded shoes from some rich boy who perhaps refused to wear them because of the hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. अब जो अनीस बज़मी है वो नोटिस करते हैं कि आज साहिब ने भी जूते पहन रखे हैं और एकदम वाइट कलर के नए जूते उसने पहन रखे हैं. वो जूते उसने जो एकदम उसका फेडेड शर्ट है और उसने जो निक्कर पहन रखे हैं उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि मुझे किसी ने दे दिए. अब किसने दिए? ऑफकोर्स किसी अमीर के बेटे ने, क्योंकि उस जूते के नीचे एक छेद था तो उसने एक होल वाला जूता नहीं पहना जो इसको दे दिए गए. तो जिसके पास जूते हैं ही नहीं उसके लिए एक होल वाला जूता भी बहुत मायना रखता है. इट इज़ लाइक गोल्ड फॉर हिम. लेकिन जो गेम वो देख रहा था दैट वॉज ऑफकोर्स आउट ऑफ हिज रीच. ही कुड नेवर प्ले टेबल टेनिस बिकॉज ये होता ना सब अमीरों के खेलने की चीज़ें हैं. This morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in the tea stall down the road, he says, pointing in a distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to a man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. ठीक है. अब अगली सुबह, एक दिन सुबह जो साहिब है वो हाथ में एक जो है कैनिस्टर है ना, एक बर्नी टाइप दूध का बर्तन मिला उसको, वो लेके हुए जा रहा है और वो उससे रुक के बात कर रहा है कि अब मैंने जो है नीचे एक चाय की दुकान उसमें काम करना शुरू कर दिया है. वो मुझे 800 रुपये देता है महीने के और दोनों टाइम का खाना देता है. तो चौथा बोल रहे क्या तुम अपनी जॉब से खुश हो? तो वो कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि पहले वो अपना मास्टर था, है ना, और उसका जो बड़ा बाहरी जो बोरा हुआ करता था उसका वजन भी जो ऑथर है उसको कम लग रहा है उस कैनिस्टर के आगे, है ना. एक तो होता है वी आर द मास्टर ऑफ आरसेल्व्स और एक हम किसी के नीचे दब के जब काम करते हैं तो दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स. तो इस तरह से है कि ऑफकोर्स उनकी लाइफ तो हमेशा ही दब के रहने वालों की ही रह जाएगी बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिसोर्स. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुली जो पन किया गया एक पॉवर्टी के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है स्टोरी का जो पॉवर्टी से रिलेटेड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्टोरी के अंदर आते हैं. नेक्स्ट स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है, सेम ऑथर है, मतलब वो जो अलग अलग लोगों से वो मिली हैं उसके अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने लिखा है कि लोग कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे कैसे वो रहते हैं. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. अब मुकेश करके एक लड़का है जो बोल रहा है कि मैं कार चलाऊंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. जो ऑथर है वो पूछ रहे क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? Do you have any knowledge? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets and Phil in his town, Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass-blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ठीक है. अब वो जो लड़का है वो कहाँ का है वो पूछ रहे तुमको आते, बोले कि नहीं मैं सीख जाऊँगा. और उसकी जो आंखों के अंदर जो है एक चमक दिख रही है और चमक ऐसी जैसे डेजर्ट के अंदर एक मिराज हो. ऐसा होता है ना पूरा कभी ना पूरा होने वाला सपना. क्योंकि वो लड़का कहाँ से बिलोंग करता है? फिरोज़ाबाद से. फिरोज़ाबाद हमको पता है अपनी ग्लास कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है. ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर हर जगह जो है कांच की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद से ही सप्लाई की जाती हैं. और
ये कह रहा है कि मतलब वहाँ पे लोगों ने जनरेशन्स बीत गई उनकी उसी काम को करते हुए। मतलब कई बार होता है ना, किसी के फादर बिजनेसमैन से बेटा डॉक्टर बन जाता है, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, तो चेंज इन प्रोफेशंस होता गया। लेकिन फिरोज़ाबाद के अंदर जनरेशन टू जनरेशन दे आर डूइंग ओनली वन वर्क, एंड दैट वर्क इज़ ऑफ मेकिंग ग्लास बेंगल्स। और जब ग्लास बेंगल्स का बना रहे हैं तो आपको वेल्डिंग भी करनी है, आपको मतलब हॉट फर्नेसेस के अंदर लेना है कि आप कांच को पिघला के और उसको कैसे पतली चूड़ियों के अंदर बनाना, कितना टीडियस और कितना डिफ़िकल्ट जॉब होगा वो। अब हमारे मुकेश की फैमिली के ऊपर। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, उन्हीं में से एक है मुकेश की फैमिली। नन ऑफ देम नोज दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. That is the law, if enforced, could get them all out of those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down the sinking lanes, choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in primeval state. He stops at a door of one of such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it is thatched and dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel with sizzling spinach leaves. On the other ground is a large aluminum platters are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years. She has begun to command respect as Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and the father. When the older men enter, she gently withdraws behind the broken wall that brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his sons to school. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. अब जो मुकेश उसको मिला है, मुकेश भी उन्हीं में से एक है, चूड़ी बनाने वालों में से, और वो बहुत ज़िद करता है कि आप मेरे घर चलो। और फिर वो अब जो घर लेके जा रहा है, तो क्या गंदी छोटी सी गलियाँ जिनके अंदर कचरे की वजह से जो नालियाँ वो भरी पड़ी हैं, मतलब स्टिंकिंग घरों की, किसी की दीवार नहीं, किसी में खिड़की नहीं, और उसके अंदर जानवर और मतलब छोटे छोटे घर हैं, और उनको क्या है ना, मतलब वो गाय भैंस बकरी वगैरह भी रखते होंगे, पालतू जानवर भी रखते होंगे, और इतने ही उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना। तो जानवर और इंसान जो एक साथ रह रहे हैं, एकदम जैसे प्रिमिटिव टाइम्स के अंदर लोग रह रहे थे, ऐसे एक घर का जो दरवाज़ा है वो मुकेश बैंग करता है, और एक कम उम्र की लड़की जो उसके बड़े भाई की वाइफ होती है, वो खाना बना रही होती है, खाने का इन्होंने पूरा एक उसने वो बनाया है कि हमको कैसे, जिसमें मुकेश उसको बहुत खुश होकर लेके जाता है कि हमारा घर जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका बन रहा है वो घर, लेकिन एक्चुअली में जो घर बन रहा होता है थोड़ा बहुत इधर हो रहा होता है। तो उसके फिर वो कह रहे हैं कि वो जो बहू है वो एकमात्र लेडी है, उसके ऊपर 3 आदमियों की जिम्मेदारी है, एक तो देवर हो गया मुकेश, एक उसका हस्बैंड हो गया, और एक उसके फादर इन लॉ हो गए। जब फादर इन लॉ आते हैं तब वो घूंघट कर लेती है। ये एक वहाँ के एक रिवाज है, मेल एल्डर आदमियों से जो है घूंघट आपको निकालना है। और उस आदमी ने पहले टेलरिंग का काम किया, फिर उसने बैंगल मेकिंग करा, लेकिन वो अपने बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा दे सका, ना एक पक्का मकान बना सका। मतलब इतना हार्ड वर्क करने के बाद में भी वो इतना भी नहीं कमा सका कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके। वो कुछ कर सका तो बस इतना ही कि जो उसे आता था वो अपने बच्चों को सिखा दे। क्या आता था उसको? हाउ टू मेक बैंगल्स, और वो उसने अपने बच्चों को भी सिखा दिया। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of bangles. Sunny gold, pedigree, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds as unkept yards are piled on 4-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of shanty town, and in dark hut-mates next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into the circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside.
दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे कम एडल्ट। ठीक है, अब जो उसकी दादी है, मुकेश की दादी बोल रही है कि हमारी यही कर्म है और यही हमारा मतलब ईश्वर ने हमारे लिए ऐसा ही लिखा है ना, और हमारे जो पूर्वज जो काम करते आए हैं वो हम कैसे छोड़ दें, है ना। हम इसी खानदान के अंदर हमारा जन्म हुआ है कि हमें चूड़ियाँ बनानी है, तो हम चूड़ियाँ ही बनाएंगे। और हमारे हर आंगन में, हर घर में, हर गली में फिरोज़ाबाद के अंदर चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो हम ये घर कैसे छोड़ सकते हैं, हम ये काम कैसे छोड़ सकते हैं। और वो खुद बता रही है कि उनके हस्बैंड की जो आंखों की रोशनी है वो इसी वजह से चली गई, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो बेचारे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते रहते हैं, तो मतलब वो लाइट के अंदर उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो इतना डार्कनेस के एडिक्ट हो चुके, इतना डार्कनेस में वो रहते हैं। और जो लोग हैं वो कभी उस पर होता है ना, रेहड़ी के ऊपर चूड़ियाँ ले जाके इधर उधर, ये मतलब सब भी इसके अंदर, हालांकि इसके अंदर चूड़ी की डब्बी कितनी कहती है, 20 रुपये की डब्बी आ रही है, तो और कांच की चूड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बेचारे जो हैं they have given their whole lot of life for that bangle making. Savita, a young girl in the drab pink dress, sits along the elderly woman, soldering pieces of glasses as her hands move mechanically like a tongs of machine. I wonder she knows the sanctity of the bangles she helps make. She symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will be dawn. And suddenly one day when her head is draped with a red veil, on her hands dyed with henna and red bangles rolled into her wrist, she will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That was what she has reaped. Her husband, an old man with flowering beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब सविता नाम की एक लड़की है जो शायद अपनी दादी के पास बैठ के चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही है, छोटी सी लड़की है। अब जो ऑथर है वो सोच रही है कि इसको पता भी है कि ये बैंगल्स है, इनकी क्या, इनके पीछे कहानियाँ हैं, ये औरतों के सुहाग की निशानी होती है और कितने ऑस्पिशियस माना जाता है बैंगल्स को। फिर वो मनी मन सोच रही है इसको उस दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन ये लाल जोड़ा पहनेगी, हाथ मेहंदी लगेगी और चूड़ियाँ इसको पहनाई जाएंगी, तब उसके पास में जो भी बूढ़ी औरत बैठी है उसने चूड़ियाँ पहन रखी है, इसका मतलब कि अभी भी वो सुहागन है। और उसके वो क्या कह रही है, वो जो बूढ़ी औरत है वो कह रही है, उसकी आंखों की रोशनी नहीं है लेकिन उसने चूड़ियाँ भी पहन रखी है, और वो कह रही है कि मैंने अपने जीवन में आज तक भर पेट खाना नहीं खाया है ना, क्योंकि इतना कम रहती है, फैमिलीज बड़ी हो जाती हैं। और उसके जो हस्बैंड है वो बोल रहा है कि मैंने को कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ चूड़ियाँ बनानी आती है और मैं चूड़ियाँ बना बना कर बस इतना कर सका कि मैंने अपने घर वालों के लिए एक ये जो टूटा फूटा सा जैसा भी एक घर तैयार कर दिया कि वो इसके अंदर रह सके। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब उसकी बातें सुन के ऑथर को लगा कि इसका ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो बहुत से लोगों ने नहीं अभी तक कर भी नहीं पाए। Why not organize yourselves into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब वो जो ऑथर है वो उनको समझा रहे कि तुम क्यों जो है ये काम करते हो, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, बच्चों का काम करना तो वैसे ही इलीगल है। तो वो कह रहा है कि हम जो है मिडिल मैन के प्रे में है ना, हमसे तो कोई दूसरा लेता है वो आगे बेचता है, तो जो मेन प्रॉफिट है वो तो मिडिल मैन के रह जाता है। लेकिन कह रहा है कि अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो इन सब की इतनी सांठ गांठ है कि वो हमको ही इलीगल करार कर देंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस हमें मारेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट फेयर दे डोंट वांट टू यूनाइट अमंग्स देमसेल्व्स। There is no leader among them, no one who would help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in the spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. ठीक है, अब उनके अंदर कोई लीडर नहीं है, वो अपने फोरफादर उसी रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे भूख 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 जो उनकी जो कंडीशन है वो बद से बदतर होते जा रही है। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened with the stigma of caste, in which they are born, and the other a vicious circle of sahukas, the middlemen and the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. वगैरह मुझे दो तरह के लोग दिख रहे हैं, एक जो गरीबी में हैं, जो अपने फैमिली लीनेज को चलाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ है पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस। क्या कर रहे हैं दोनों तरह के जो लोग क्या कर रहे हैं,
टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, है ना। अब एक तो फैमिली ने भी प्लस ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इन दोनों ने मिलकर उस बच्चे के ऊपर एक इतना भारी बोझ डाल दिया है जो वो चाहकर भी नहीं हटा पा रहा है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट नेचुरली एज हिज फादर, और जब तक कि वो कुछ समझने योग्य हो तब तक तो वो मतलब उसमें इतना यूज्ड हो जाता है कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी गलत हो रहा है इट इज़ उसके कर्म ही ऐसे थे, उसकी डेस्टिनी ऐसी थी, इट वॉज डिस्टाइन्ड फॉर हिम। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर वो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर डेयरिंग टू डू, कुछ विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उनको ऐसे विरोध करना तो सिखाया ही नहीं गई है। When I sense the flash air fit in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He reparts. He will go to the garage and learn, but the garage is long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that he has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of town. Few airplanes fly over Firozabad. अब जो मुकेश है वो बहुत ऐसे श्योर है कि मैं तो सीख ही लूँगा, मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा। गैरेज हमारे घर से हालांकि दूर पड़ता है लेकिन मैं पैदल पैदल चला जाऊँगा और मैं सीख लूँगा। तो ऑथर उसको ऐसे मजाक में पूछ रहे कि अच्छा तुम मोटर गाड़ी चलाना चाहते हो, तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होती कि मैं हवाई जहाज़ भी उड़ाऊँ? तो वो जो है बहुत ऐसे गिल्टी फील करता है, होता है ना कि हम अपनी औकात, तो उसको लगता है कि बस अभी तो उसका इतना ही सपना है कि वो गाड़ी ही चलाए। मतलब वो ऊंचे सपने देखने से भी डरता है। जब आपकी ड्रीम्स हमारी इच्छा, हम कुछ भी देखें, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन जो गरीबी होती है वो ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को बड़े सपने भी नहीं देखने देती। सो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप all of you have understood. So I'll be reading about the lesson. Anish Jung is a renowned Indian scholar and poet. She has worked as journalist and editor for major newspapers in India and abroad. She is noted especially for her lively and vivid descriptions. In Lost Spring, Anish Jung depicts miserable and deplorable conditions of the families that lead a life of deprivation in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education. She focuses on the children who are doing menial and hazardous tasks to supplement the income of the families. Most of them succumb to various diseases before attaining their youth. So जब तक वो जवान होते हैं तब तक तो उनको इतनी बीमारियां लग जाती है कि they cannot think of anything else. So I hope all of you have understood the chapter. Please give your views in the comment section. Have a good day all of you.